वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर का ये लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं और इसमें हम लोगों को स्पेशली आज चार्ल्स के बारे में बात करना है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हम लोग वॉयल्स का लॉ देख चुके थे। स्टेट ऑफ मैटर थर्ड। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने जो इससे पहले लेक्चर में बात की थी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अबाउट वॉयल्स लॉ, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जितने टाइप के भी ग्राफ्स हो सकते थे हम लोगों ने उन सब पर एक करके एक के बाद एक डिस्कस किया था। हमें एक चीज और याद रखनी है बच्चों, मैंने आपको बताया था डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, तो आपको शायद याद होगा C/5 = F-32/9। तो C/5 = F-32/9 ये रिलेशन फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में होता है। बच्चों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे यह भी कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं वो जरूरी नहीं कि बहुत स्ट्रांग हो या बहुत वीक हो, डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोफिनॉल के साथ तो बनता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का एक पार्शियल करेक्टर नाइट्रोबेंजीन के साथ भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत पार्शियल करेक्टर। और ये इंट्रो हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि अगर हमारे पास NO2 है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए यहां से और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के पार्शियल चांसेस हैं। लेकिन अगर हम इसको NO और इस तरह से O करके अगर बच्चों हम नाइट्रोफिनॉल ले लें OH, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नाइट्रोफिनॉल के बीच में और इस ऑक्सीजन के यहां पर बीच में। तो बेटा ये दोनों चीजें भी हम लोग देख चुके थे। मैंने कहा भी था कि ये कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बॉन्ड का कैरेक्टर इसमें आ जाएगा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। तो इस केस में लेकिन बन जाएगा। इन चीजों को सारा हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके थे। आज हमें यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन शुरू करना है और उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर will both Celsius and Fahrenheit scale, at what temperature both Fahrenheit and Celsius scale value will be same। तो बेटा आप क्या करिए, यहां पर इस वाले में C को भी T मान लीजिए, F को भी T मान लीजिए। वो कह रहा है दोनों में किस टेम्परेचर पर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं T/5 = T-32/9। ऐसे भी तो बेटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 9T = 5T। 9T = 5T माइनस इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 160। तो T बराबर हमारे पास आ जाएगा -40। तो बेटा एक बात याद रखना कि ये जो -40 डिग्री आया, इस पर अगर हम लोग बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल दोनों की वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल सेम आ जाती है। तो बेटा इससे पहले हमने बॉयल्स के लॉ को भी देख लिया था, बॉयल्स से ग्राफिकल डायग्राम सारे हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज चार्ल्स का, और उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को भी स्टार्ट करेंगे। बेटा साइंटिस्ट चार्ल्स ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, साइंटिस्ट चार्ल्स ने एक अपना लॉ दिया। इसने ये बताया था कि ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट constant pressure and for fixed mass of gas। अगर किसी कांस्टेंट प्रेशर पर आपने किसी गैस का
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इंक्रीज और डिक्रीज 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी गैस को कंटेनर में भर रखा है, इस गैस पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया बच्चों वो कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसका जो भी वॉल्यूम था 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसका वॉल्यूम 1/273 इंटू इनिशियल वॉल्यूम के बढ़ जाएगा। जो पहले वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 1/273 गुना इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप ये कह दो कि सर हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज भी तो कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको फ्रीजर में रखें या कुछ भी करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो इतना ही टेम्परेचर, इतना ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। तो ये था चार्ल्स का लॉ कि अगर किसी फिक्स मास वाली गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए और अगर उसका प्रेशर और मास फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो 1 डिग्री इंक्रीज करो या 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करो 1 डिग्री सेल्सियस, उसके वॉल्यूम में भी 1/273 का वेरिएशन आएगा। यानी अगर हमारे पास कोई भी वॉल्यूम T डिग्री सेल्सियस पर Vt है तो ये V0 का प्लस T/273 इंटू V0 हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब बच्चों अगर मैं इसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं तो V प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, तो V0 का 1/273 इंटू V0 हो जाएगा। अगर बच्चों मैं यहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं, इंक्रीज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो V प्लस 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 का कितना, 10 बढ़ा रहे हो ना, 10/273 इंटू V0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जैसे ऑन इंक्रीजिंग 5 डिग्री सेल्सियस किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो V प्लस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, V0 1/273 एक बार, प्लस 1/273 दूसरी बार, प्लस 1/273 तीसरी बार, प्लस 1/273 चौथी बार, 1/273 पांचवी बार इंटू किसके, V0। तो आप इसको लिख सकते हो V 5 डिग्री सेल्सियस पर V0 का इंक्रीज किया है ना बच्चों आपने, तो V0 का जो आप इंक्रीज कर रहे हैं वो है 5/273 V0। बेटा ये रूल हमें मिला, आप कभी भी कोई टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करोगे उसके वॉल्यूम में भी उतना ही अंतर आता चला जाएगा। बच्चों अगर यही टेम्परेचर में डिक्रीज करो, मैं कहूं 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, अगर यही टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो क्या रेशियो या क्या फॉर्मूला हमें मिलेगा, अरे वेरी सिंपल बेटा, बस इसको डिक्रीज करना है, ऑन डिक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो V माइनस 1 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, माइनस कर रहे हैं तो V0 का माइनस T/273 और T यहां पर कितना आ रहा है 1 इंटू V0। बेटा अगर इसमें आपको कितना डिक्रीज करना है, मान के चलो 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करना है तो V माइनस 10 डिग्री सेल्सियस V0 का माइनस कितना 10/273 इंटू V0 हो जाएगा। ओके, तो यहां से आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ बेटा या टेम्परेचर घटाओ, आपको 1/273 का रेशियो में चेंजेस मिलेंगे। बच्चों मान के चलिए अगर मैंने यही टेम्परेचर कितना किया, अगर मैंने यही टेम्परेचर किया -273 एट -273 डिग्री सेल्सियस, अगर -273 डिग्री सी पर इसमें मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो देखो क्या हो जाएगा, V -273 इज इक्वल टू V0 -273
अपॉन 273 इंटू V0। अब क्या हो गया, कहेंगे सर ये तो सब मामला गड़बड़ हो गया, इससे ये गया इससे ये गया, यानी हुआ क्या, सब कुछ खत्म। तो V माइनस 273 पर टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 0। और इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को बेटा क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से इसको जाना जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। और बेटा इस एब्सोल्यूट जीरो को, ठीक है, इस एब्सोल्यूट जीरो को ही कहा जाता है माइनस 273 बराबर 0 केल्विन। ये ओके नहीं लिखा है ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। तो इस टेम्परेचर को अगर आप वैल्यू लगाएं तो एब्सोल्यूट जीरो मिलता है, इसको 0 केल्विन के नाम से जाना जाता है। अब जरा बात कर लेते हैं हम इसी चीज में कि सर अगर हमने ये रूल तो देख लिया और इस रूल का ओवरऑल फॉर्मेट हमें क्या मिला, VT बराबर प्लस या माइनस करो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, पहले लिख लो आप इसका V0 प्लस माइनस T अपॉन 273 इंटू V0, ये मिलेगा। अगर यहां पर हम दोनों टेम्परेचर्स को, दोनों वॉल्यूम को प्लेस करते जाए तो हमें मिलेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V बराबर KT, या V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। बेटा ये रूल हमें मिल जाएगा चार्ल्स के लॉ से, लेकिन याद रखना है एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए एंड होना चाहिए फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। ओके सर, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास बेटा चार्ल्स लॉ। अब जरा चार्ल्स लॉ का हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हेडिंग डाल दीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ में बेटा एक चीज को तो ध्यान देना है कि यहां पर ग्राफ दो चीजों के बीच में बनेगा। किस किस चीज के, एक तो बनेगा वॉल्यूम के बीच में और दूसरा टेम्परेचर के बीच में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ में हमने मान के चलिए हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, इन दोनों के बीच में। तो बेटा हम क्या काम करते हैं, मान के चलो ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि यहां पर एक हमने लाइन खींची और इस पर टेम्परेचर है, यहां कहीं पर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास कोई टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने यहां पर लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। नीचे आने पर लिख दिया 100 माइनस डिग्री C, 100 to 100 डिग्री C, 300 माइनस डिग्री C, ये लिख दिया। और इस 0 पर हमने एक लाइन खींची, एक किसी वॉल्यूम की। ओके, यहां पर हमने माना कि कोई हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई गैस थी जिसका वॉल्यूम हमारे पास यहां पर इतना आ रहा था, ठीक है बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वॉल्यूम है, ऊपर की तरफ ये वॉल्यूम मैंने बना दिया, ऊपर की तरफ ये वॉल्यूम जा रहा है। तो बेटा समझने की बात है कि अगर मान के चलो मैंने कहा कि कोई गैस हमारे पास A है, इस A गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम इतना आ रहा है। आपको मालूम है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T। अगर आप क्या करेंगे कि टेम्परेचर को बच्चे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आपने कहा ठीक है सर, हमने जब टेम्परेचर इसको 100 दिया तो इसका वॉल्यूम मिल गया यहां पर। जब आपने इसका टेम्परेचर दिया इतना तो आपको वॉल्यूम मिल गया इतना। टेम्परेचर जब बच्चे आपने दिया 300 तो आपको वॉल्यूम मिल गया इतना। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ना टेम्परेचर बढ़ने से, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता चला जा रहा है। ये देखो ये वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, जब टेम्परेचर देने से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटेगा भी तो। ऑन डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। तो आपने अब क्या कर दिया, आपने 100 कर दिया तो आपने इतना किया तो आपको वॉल्यूम ये मिला। जब आपने 200 कर दिया तो ये मिला, और यहां कहीं पर जाकर के ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे लिखते हुए चले जाएंगे
तो ये कोई पॉइंट यहां पर मिलेगा जिस पॉइंट को हम डायरेक्ट सॉलिड लाइन नहीं लगाएंगे, हम ऐसी डॉटेड लाइन लगा देंगे। सर डॉटेड लाइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, यहां पर जो टेम्परेचर हमें मिलता है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर उसका घटाते चले जा रहे हैं, वन पॉइंट इज कमिंग दैट्स नोन एज 273 डिग्री सेल्सियस। एट दैट टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम तो वैसे भी इसका जीरो हो रहा है और टोटली गैस खत्म हो रही है। क्यों यार, एक बात बताओ, इतने पर वॉल्यूम कितना आ गया? जीरो पहुंच गया, क्योंकि वॉल्यूम पूरा यहां पर आ गया। देखिए ये लाइन और ये लाइन टच हो गई यहां पर, ये देखो इसी लाइन पर टच हो रहा है, तो वॉल्यूम जीरो। आप मुझे बताओ किसी गैस का वॉल्यूम जीरो कैसे हो सकता है? अगर उसके अंदर एक एटम भी है, लेकिन है तो एटम खत्म तो नहीं हुआ ना। अगर वन एटम भी उसके अंदर है तो बेटा कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो कवर करेगा। जीरो तो वॉल्यूम हो नहीं सकता। लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो कहानी उल्टी पड़ गई कि इस पॉइंट पर आकर के किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया, जबकि ये पॉसिबल किसी भी हाल में नहीं है। इसलिए बेटा ये जो ग्राफ का ये वाला पॉइंट है, दैट इज ओनली थ्योरेटिकल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट प्रैक्टिकल। ये वाला पॉइंट इतना। अब आप कहेंगे सर इतना तो ठीक है कि बिल्कुल जीरो, जब मतलब जहां पर वॉल्यूम जीरो हो रहा है वो टेम्परेचर -273 है, यानी कोई भी गैस अगर -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी की जाएगी तो उस गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी गैस को आप ठंडा करोगे तो पहली बात, आज तक कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी पर्सन इस टेम्परेचर को अचीव ही नहीं कर पाया। -273 डिग्री सेल्सियस को आज तक कोई अचीव ही नहीं कर पाया। क्यों? जब आप गैस को ठंडा करने जाते हैं तो गैस धीरे 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 सॉलिडिफाइड हो जाती है। जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लीजिए, एग्जांपल CO2 का ले लीजिए। CO2 को अगर आप डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर घटाते 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 -78 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड हो जाती है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस -78 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड। तो आप उससे आगे और क्या घटाएंगे? गैस सॉलिडिफाइड हो गई, उससे आगे आप टेम्परेचर को और क्या करेंगे? नहीं कर सकते। मान के चलिए कोई और दूसरी गैस आपने ली यहां पर, उसका भी आपको ग्राफ बनाना है, तो उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा मिलेगा। पहले आप ये देखिए, यहां पर कोई वॉल्यूम होगा उसका, कोई भी वॉल्यूम होगा उस गैस का, और यहां पर आते आते ये कोई और वॉल्यूम होगा, कोई और वॉल्यूम होंगे इसके, यहां पर कोई और गैस मिलेगी आपको। तमाम गैसेस आप ले सकते हैं, कोई भी गैसेस आप ले सकते हैं। मान के चलिए आपके पास गैस ए है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पर गैस ए, इसका नाम मैंने लिख दिया गैस बी, इसका नाम मैंने लिख दिया गैस सी। तो बेटा गैस ए का टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, ये टेम्परेचर है इसके। अब मान के चलिए आपके पास कोई गैस ए है, वो 150 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम इतना था। ये देखिए 150, यहां 150 लिख दे रहा हूं, 150 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम इतना था। लेकिन धीरे धीरे करते करते वही आ गया कि -273 पर वो भी जीरो हो जाएगी। कोई भी गैस आप देख लीजिए कहां पर जाकर के जीरो हो रही है, -273 डिग्री सेल्सियस पर। बच्चों कोई भी गैस अपना वॉल्यूम जीरो शो करने लगती है, सीज हो जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर डॉटेड लाइन को लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए इसको डॉटेड लाइन को लगाया क्योंकि वास्तव में ऐसा बच्चों नहीं होता। फटाफट इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। डन बेटा, ओके, इसको रफ कर दूं। गुड। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि किस तरह से हमें चार्ल्स का ग्राफ बनाना, चार्ल्स के लॉ को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, या आपको पूरी तरह से अब तैयार हो चुका होगा। बच्चों चार्ल्स का जो लॉ है वो हमेशा याद रखना है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों, और इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। इसमें फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस भी होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है ना? अगर हम इसी ग्राफ को अगर हम मोलरिटी के अकॉर्डिंग भी निकालें तब भी निकल आएगा। आई विल टेल यू लेटर कि इसको हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं द
आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फर्स्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू वाइल्स लॉ P1V1 इज इक्वल टू P2V2। पहली स्टेज पर हम लोगों ने देखा था, या आपको भी मालूम हो जाएगा इसके केस में, अगर आपको जैसे V डैश V2 को हम थोड़ी देर के लिए V डैश मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। और अगर हमें यही V डैश या V2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, P1V1 अपॉन P2। इसको ऐसे भी तो अपन लिख सकते हैं। सेकंड स्टेज क्या थी बच्चों, सेकंड स्टेज थी चार्ल्स लॉ की, ठीक ही नहीं। और बेटा चार्ल्स लॉ में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू, वही बात है, V डैश अपॉन T1, कुछ भी ले लीजिए, V1 V2 ले सकते हैं आप। तो इसके केस में अगर बच्चों हमें V डैश निकालना है तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, V2 T1 अपॉन T2, V2 T1 अपॉन T2। तो यहां से हमें एक चीज ये मिल गई, एक चीज बेटा हमें ये मिल गई, दो चीजें। मैंने V डैश इसलिए लिया क्योंकि V डैश को हम एक तरफ लिखते हुए चले जा रहे हैं। अगर बच्चों हम दोनों को इकट्ठा कर दें, P1V1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या कर दें, यहां पर P2, ठीक है। तो अगर दोनों को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां पर इक्वेशन ये चार्ल्स के लॉ के अकॉर्डिंग आ रही है, V1 इज इक्वल टू V डैश इज इक्वल टू V2 T1 अपॉन T2 को। अब हमें क्या करना है, एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों से एक नए इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। एक नई इक्वेशन को भी हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें मिलेगा नंबर 1 बॉयल्स का लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V और PV बराबर K, ये मिल रहा है बेटा। नंबर 2 चार्ल्स का लॉ, P इनवर्सली डायरेक्टली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आप यू कैन राइट इस लॉ को ऐसे भी, आप कहें सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू T। क्लियर हो रहा है, V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू T। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर आपके पास कोई भी गैस का बेटा कितना है, 1 मोल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इन रूल से आ जाएगा। PV अपॉन T कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, K बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो क्या मिल रहा है हमें, अगर ऐसा करें तो हमें क्या मिल रहा है, PV इज इक्वल टू KT मिल रहा है। अब इस K को यहां से हटा के रिडबर्ग कांस्टेंट ले लें। नीचे तक दिख रहा है बेटा कि नहीं, 1 मिनट चेक कर लो, ओके दिख रहा है। तो अगर हम इस K को हटा करके रिडबर्ग कांस्टेंट यहां पर लिख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। क्यों, यहां पर n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, T क्या है यहां पर बच्चों, टेम्परेचर, V क्या है यहां पर वॉल्यूम, और P क्या है यहां पर प्रेशर। तो इन चीजों को अगर देख लिया जाए तो हमारे पास PV इक्वल टू NRT गैस लॉ यहां से क्रिएट हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। एक बार इसको रिवाइज कर लें जल्दी से, आइडियल गैस इक्वेशन, दोनों के लॉ के अकॉर्डिंग कैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन को ड्रॉ किया, देखते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वाइल्स का लॉ बेटा क्या कह रहा था, वाइल्स का लॉ कह रहा था
V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p या V इज इक्वल टू K 1/p, यही तो कह रहा था। और यहां पर ये क्या कह रहा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या V बराबर K इंटू T, यही तो कह रहा था। ये दो चीजें तो मिली थी हमें, एक ऊपर का वाइल्स का लो, नीचे का चार्ल्स का लो। तो बेटा जब V दोनों में बराबर है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू, आप इसको क्या कर सकते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं K, और K की वैल्यू किसके बराबर है, इनटू मल्टीप्लाई विद T, तो यू कैन राइट PV इज इक्वल टू KT। K की जगह हमें क्या ले लेना है, R रेडबर्ग कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू RT, बट इफ n मोल ऑफ गैस है तो आ जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, और ये हमारे पास गैस इक्वेशन, यानी वाइल्स के लॉ को और चार्ल्स के लॉ को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन बेटा मिल जाती है। आप एक बात ध्यान दें, आइडियल गैस इक्वेशन तो मिल गई, इससे फायदा क्या होगा, इससे हम कर क्या सकते हैं। अब देखो मजेदार बात, आइडियल गैस इक्वेशन के सिग्निफिकेंसेस हैं क्या। देखो बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT बच्चों मिल गया, ठीक है। अगर हम मोल को एक्सपेंड कर दें, मोल n क्या है, मोल है, n मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास, बच्चों ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास इंटू R इंटू T, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम इस गैस का मोलर मास भी निकाल सकते हैं, मोलर मास और मास ऑफ द गैस। तो बेटा ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज यहां पर मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू nRT है, हम P बराबर n अपॉन V RT भी लिख सकते हैं, और n अपॉन V को कंसंट्रेशन लिख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा P इज इक्वल टू C RT, यानी C क्या है यहां पर, कंसंट्रेशन। तो हम यहां पर किसी गैस के कंसंट्रेशन से रिलेटेड चीजें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका, तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं, थर्ड नंबर पर बेटा, PV इज इक्वल टू W अपॉन M RT होता ना, PV इज इक्वल टू W अपॉन M RT, ठीक है, ये तो हमें मालूम है। W क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस। अब P बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन M, इसको करो, P बराबर W अपॉन M करना है ना, तो V उस तरफ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू RT अपॉन V इंटू RT अपॉन V बन जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, W अपॉन V किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। W अपॉन V किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर है। तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, P इज इक्वल टू D अपॉन M RT, P इज इक्वल टू D अपॉन M RT। ये तीसरा रूल हमें मिल गया। तो बच्चों याद रखना, कौन कौन से रूल मिल रहे हैं, हम इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, जो हमें सारे रूल्स मिलते जा रहे हैं। नंबर 1 दिस वन, रूल नंबर 1, नंबर 2 ये वाला, रूल नंबर 2, नंबर 3, रूल नंबर 4, और एक अपने पास ये है ही। तो बच्चों ये 4 टाइप के जो रूल हैं, इन 4 रूल से हमारे सारे न्यूमेरिकल रिलेटेड विद गैस इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे यहां से हमारे पास कंप्लीट बच्चों हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, लिख लीजिए इसको, पहले नोट कर लीजिए, नेचर ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट P R, सॉरी, नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट R। थोड़ा सा गैस कांस्टेंट पर अपन को बात करनी है, नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट। आ जाते हैं अगले पर, नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट क्या है, नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट R, PV इज इक्वल टू nRT, पता है।
R बराबर PV अपॉन T। ठीक है, तो यहां पर R बराबर PV अपॉन T, अगर हम लोग मोल को फिक्स कर दें, मोल को फिक्स मान लें, तो बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू किन चीजों पर डिपेंड कर रही है यहां पर आपको मालूम चल रहा है। P यहां पर क्या होता है, P होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये आपको सबको मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, R की वैल्यू, तो जब आप इस सब को ओपन कर देंगे बेटा, तो यहां पर R की जो वैल्यू है उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें, 1 मोलर गैस ले लें, 22.4 लीटर इट्स वॉल्यूम ले लें, तो R को भी फाइंड किया जा सकता है कि R की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी। तो यहां पर जो वैल्यूज ऑफ R हैं वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले 0.0821 R 0.0821। अच्छा, ज्यादातर वैल्यू बेटा इसी में लगाई जाएगी, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू नंबर 1, यहां से आर की वैल्यू। दूसरी वैल्यूज भी आपको नॉर्मली आर की वैल्यू दी रहती हैं, तो आप लिख सकते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये भी आर की दूसरी वैल्यू है। ये वैल्यू बेटा गिवन होंगी, इसलिए आपको याद करने की ज्यादा इनको जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको गिवन रहती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स अगर लिए जाए तो वॉल्यूम बदलेगा, और जाहिर सी बात है आर की वैल्यू को निकाला जा सकता है अगर हमारे पास वॉल्यूम हो, प्रेशर हो और टेम्परेचर। सो यहां से आर की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स में। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर करते हैं। अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइड अ वॉल्यूम 512 लीटर, अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइड वॉल्यूम 512 ml है, 512 ml, ओके, at 20 degree C and 74 centimeter of Hg, at 20 degree C and 74 mm of Hg pressure. Okay dear, ठीक है। What volume would this gas occupy? What volume of this gas would occupied? इसका वॉल्यूम क्या आएगा? तो आप देखो बेटा यहां पर P1 कितना दे रहा है, आंसर सॉल्व करते हैं इसका। P1 कितना दे रहा है? 74 mm ऑफ Hg, ये आपको पास P1 मिल गया। T1 कितना है बच्चों? आप देखिए 20, तो T1 है 20 प्लस 2 73, तो कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए 293 केल्विन, क्योंकि इसको आपको हमेशा केल्विन में लेना है। P2 कितना दे दिया है? P1 74 है और P2 कितना हो रहा है? 70 गिवन है। सैंपल ऑक्युपाइड वॉल्यूम इतना ml, 20 एंड 74 mm Hg प्रेशर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाई, हाँ ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, V2 P2 इज गिवन, ब्रैकेट में P2 है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये गिवन है बेटा। ठीक है, तो ठीक है, P2 बराबर कितना हो गया? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब जरा बात कर लीजिए T2 की, तो T2 कितना इसमें मान लीजिए 273 केल्विन मान लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना ऑक्युपाइड करेगी, क्योंकि आपको पहला वॉल्यूम दे दिया है, V1 दिया है 512, तो V2 आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 का फॉर्मूला यहां पर लगा दीजिए। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, इसको आप लगा दीजिए और आप इसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके बॉक्स में बताइएगा कि कितना इसका आंसर आया। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये सारे आइडियल गैस इक्वेशन के हुए, या वाइल्स के लॉ के हुए, या चार्ल्स के लॉ के हुए, ये सारे बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको सिंपल वैल्यू लगाना है और इनके आंसर्स आपको बेटा निकालना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ HCl गैस, ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ HCl गैस at -40 degree Celsius, at -40 degree Celsius temperature, if its density is, कितनी दी है बच्चों, डेंसिटी गिवन है, नोट कर लो, 8.0 kg, 8.0 kg पर मीटर, ठीक है। R है 8.314, R 8.314। अच्छा, R की वैल्यू मैंने अब यहां बताई थी, सब गिवन रहती है ना, तो जूल पर केल्विन पर मोल, ये तो यूनिट है, जूल पर केल्विन पर मोल। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए फटाफट, कर सकते हैं। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वही PV इक्वल्स टू, अभी बताया था, P बराबर DRT अपॉन M, P बराबर DRT अपॉन M। क्यों, अभी तो बेटा देखा था अपन ने, PV इक्वल्स टू क्या था, RT था कि नहीं, तो P बराबर क्या था आपको पता है, वॉल्यूम था, इधर चला जाएगा, ठीक। तो ये अभी अपन ने देख लिया था कि कैसे ड्राइव होगा, तो इस फॉर्मूले में आप लगाइए और आंसर बताइए कितना आंसर इसका आ रहा है। हरी अप, कितना आंसर निकलेगा, यू विल गिव मी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A 1000 ml sample of a gas, 1000 ml sample of a gas, ml sample of a gas at -73 degree Celsius and 2 atmospheric pressure, 2 atmospheric pressure is heated to 120 degree C, is heated to 120 degree C, ठीक है, and pressure reduced to 0.5 atmosphere, pressure reduced to 0.5 atmosphere pressure, बस ठीक है। तो find this volume, what will be the volume, वॉल्यूम जो होगा वो बच्चों कितना निकलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्या लगाएंगे बेटा इसमें, वेरी सिंपल है, इसमें देखिए P1 आपको ऑलरेडी दिया है 2 एटमॉस्फेयर, V1 आपको दिया है 1000, T1 आपको दिया है -73, तो -73 प्लस 273 यानी 200 केल्विन हो जाएगा। P2 0.5 एटमॉस्फेयर हो गया। V2 आपको फाइंड करना है, T2 कितना हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 इसमें ऐड कर दी तो 400 केल्विन। फॉर्मूला लगा दीजिए P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, और यहां से आपका इसका क्वेश्चन का आंसर भी निकल आएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 35 ml ऑक्सीजन गैस वेयर कलेक्टेड, 35 ml gas were collected, किस में कलेक्ट की जा रही है, at 6 डिग्री सेल्सियस एंड 758, at 6 डिग्री सेल्सियस एंड 758 mm of Hg प्रेशर, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP। क्या करना है भाई इसमें, इस क्वेश्चन में 35 ml गैस वेयर कलेक्टेड एट 6 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात है कि इसमें T1 V1 भी दे दिया 35 ml, P1 भी दे दिया 750 ml गिवन है ना। T1 निकालना है तो 6 डिग्री को 273 में ऐड कर दिए तो 279 केल्विन हो जाएगा। V2 फाइंड करना है, P2 ऑलरेडी 760 mm अंडरस्टूड है और T2 अंडरस्टूड है 273 केल्विन। तो यहां से इस गैस को, इस आंसर को भी आप फाइंड करेंगे। और इन क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका आखिरी लेक्चर आएगा गैस स्टेट का, अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस हमें काम करना है। सो कीप इट अप, इसको सॉल्व करिए और देखते रहिए। थैंक यू।